वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं गुड लक सखी। मूवी की शुरुआत में हम सखी को देखते हैं जिसकी शादी हो रही है, पर जब दूल्हा बारात लेकर घोड़ी पर बैठकर उसके दरवाजे पर पहुंचता है तभी अचानक से पटाखे की आवाज के कारण उसकी घोड़ी भटक जाती है और उस पर से गिरने की वजह से दूल्हे को काफी चोटें भी आती है। इससे ये शादी नहीं हो पाती। हालांकि सखी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मानो उसे पता हो कि ऐसा कुछ होने ही वाला हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। ऐसा उसके साथ कई बार हो चुका है। उसकी शादी एक बार नहीं कई बार टूट चुकी है। साथ ही सखी जहाँ से भी गुजरती है वहाँ का हर काम खराब हो जाता है, यानी कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए किसी काली बिल्ली की तरह है जो किसी का रास्ता काट जाए तो उस आदमी के साथ बहुत बुरा होना तय है। इस कारण गांव में सभी उसे बैड लक सखी कहकर बुलाते हैं, पर सखी उन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो खुद को बैड लक नहीं मानती। अब सखी के अंदर ऐसा विश्वास क्यों है यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर गांव में हमको एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को दिखाते हैं जो कि बाहर से आया हुआ है। वो अपना नाम सभी को कर्नल ही बताता है और वो यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो इस गांव में किसी ऐसे को खोज सके जो कि शूटिंग में बहुत ही अच्छा हो और इस गांव को रिप्रेजेंट कर पाए और देश भर में फिर इनके गांव का नाम रोशन हो। कर्नल ये सब इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसका बचपन इस गांव में ही बीता था। इसीलिए वो गांव के मुखिया को ऐसे लोगों को लाने के लिए कहता है जिनकी शूटिंग में दिलचस्पी हो और उन्होंने कभी शूटिंग की भी हो। इसी बीच हम सखी को देखते हैं जो कि अपने धान बेचने के लिए रेडी की दुकान पर आती है। अब वहां पर काम करने वाला सूरी नाम का एक लड़का सखी को देखकर छेड़ने लगता है। अब क्योंकि सूर्य अपनी पत्नी ज्योति के सामने ही सखी को छेड़ रहा होता है तो सखी उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती जो अपनी पत्नी के सामने ये सब कर रहे हो। मगर सूरी को अपनी पत्नी से कोई डर नहीं होता। तभी रेड्डी सूरी को किसी चीज के लिए बुलाता है और सखी इसी बीच वहां से चली जाती है। इसके बाद सखी महाभारत के ऊपर एक स्टेज प्ले देखने जाती है जिस दौरान अर्जुन का रोल कर रहा एक्टर तीर चलाने से पहले कहता है अगर निशाना पूरे मन से लगाया जाए तो जीत हमारी ही होती है। और ये बात सखी सुन लेती है तो उसका चेहरा खिल उठता है क्योंकि ये डायलॉग तो बचपन में उसके दोस्त गोली राजू बोला करता था। इस कारण वो खुशी से जोर से गोली राजू का नाम पुकारती है और वहां बैठे सभी लोग फिर हंसने लग जाते हैं। साथ ही राजू को यह बात पसंद नहीं आती और नाटक को ही बीच में छोड़कर अंदर चला जाता है। तब सखी उससे मिलने जाती है। राजू कहता है कि मेरा नाम सिर्फ राजू है, गोली राजू नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा प्ले खराब हो गया है। अब सखी राजू से माफी मांगती है और कहती है मैंने इतने सालों के बाद तुम्हें देखा और मुझसे रहा नहीं गया। इतना कहकर वो चली जाती है। जिसके बाद राजू बचपन की यादों में खो जाता है। जब एक दिन सूरी कंचों में लगातार उसे हरा रहा था तब सखी ने उसकी तरफ से खेलकर राजू को जिता भी दिया। और तब से जब भी सखी कंचे से निशाना लगाती तब राजू उसे यही कहता कि अगर तुम पूरे मन से निशाना लगाओ तो जीत तुम्हारी ही होगी। साथ ही उसने सखी को गुड लक के लिए 3 कंचे भी दिए थे। शायद यही वजह है कि सखी उसे गोली राजू कहती थी। बाकी रॉकेट्स, क्या आपके बचपन में कभी आपने कंचे खेले हैं? मैंने तो सच में बहुत खेले हैं 7th क्लास में, और तब मेरे पास 4 से 5 डब्बे भरकर थे। खैर, अपनी अपनी यादें हैं सभी की, आप भी बता सकते हैं कॉमेंट्स में। बाकी कहानी में वापस आए तो राजू और सखी बचपन में एक साथ रहते मस्ती करते थे, पर एक दिन राजू को अपने माता पिता के साथ ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। जिसके बाद वो अब आया है तो सखी काफी एक्साइटेड होती है। इसलिए अगली सुबह वो सखी से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। सखी भी उसे माफ कर देती है, पर वो उसे अब भी राजू ही कहती है। इस पर वो कहता है कि अब तुम्हारी वजह से पूरा गांव मुझे गोली राजू ही बुला रहा है, तो तुम भी मुझे अब इसी नाम से बुलाओ। फिर दोनों साथ में अपनी बचपन की यादों को दोबारा जीते हैं, साथ ही कंचे भी खेलते हैं। सच में कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं हम। दूसरी ओर कर्नल गांव के लोगों से शूटिंग करवाकर देखता है, पर उनमें से कोई भी उस लायक नहीं होता। तब सूरी भी ट्राई करता है और उसका निशाना बिल्कुल बेहतर होता है और इस तरह कर्नल सूरी को सिलेक्ट कर देता है। अब आगे की कंपटीशन के लिए वो खुद उसे ट्रेनिंग देगा, लेकिन अभी भी उसकी खोज जारी है। अब कर्नल ने सूरी को चुन लिया है तो इस बात से सूरी काफी ज्यादा डींगे मार रहा होता है। वो फिर से सखी को छेड़ने की कोशिश करता है। तब वहां राजू आकर कहता है कि तुम्हें कर्नल ने चुन तो लिया, लेकिन सखी के मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। लगता है तुम भूल गए कि कैसे सखी ने बचपन में तुम्हें कंचों में बार बार हराया है। अब सूरी भी राजू को पहचान जाता है और कहता है तुम आज भी लड़कियों को अपनी ढाल बनाकर उनके पीछे से ही बात करते हो। राजू भी कहता है कि लड़कियों को तुम्हारी तरह छेड़ने से तो बेहतर यही है कि उनके पीछे खड़ा हो जाओ। अब इस कंचे और निशानेबाजी को लेकर इन दोनों में बहस भी हो जाती है और तय होता है कि अगर सखी निशानेबाजी में सिलेक्ट नहीं हुई तो सूरी के साथ डेट पर जाएगी। हालांकि सखी की इसमें कोई मर्जी नहीं होती और वो राजू से इस शूटिंग वगैरह को करने से मना कर देती है, लेकिन राजू उसके पीछे पड़ा रहता है और जिद करके वो सखी को कर्नल के सामने लेके आ ही जाता है। कर्नल भी राजू के कहने पर सखी को एक मौका देते हैं और जब सखी निशाना लगाना शुरू करती है तो कर्नल तो दंग रह जाता है और इसी बात का राजू को विश्वास था। कुछ दिनों के बाद कर्नल सारे गांव वालों से सखी और सूरी को ट्रेनिंग देने के लिए चुनता है। इस बात से सूरी के ईगो को काफी चोट पहुंचती है और वो पंचायत में मुद्दा उठा देता है कि सखी का परिवार तो तेलंगाना के गांव से यहाँ पर आया है, वो भला इस गांव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है।
इस पर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा पोता आईपीएल देखता था जिसमें अलग अलग टीम्स में इस देश के बाहर के प्लेयर्स भी खेलते हैं, पर वो सभी अलग होने के बावजूद भी जब एक ही टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर सखी क्यों नहीं। रॉकेट्स, वैसे अपनी फेवरेट आईपीएल टीम बता दीजिए। मेरी तो चेन्नई सुपर किंग है। अब उस बूढ़े आदमी की बात को सुनकर सूरी कहता है कि आखिर एक लड़की कैसे ये सब कुछ कर सकती है। राजू भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली चंद्रो तोमर, जिन्होंने 84 साल की उम्र में शूटिंग कंपटीशन जीता था, वो भी तो हैं, उन्हें भूल गए क्या? तो जब वो कर सकती हैं तो हमारी सखी क्यों नहीं। पंचायत भी सखी का ही साथ देती है। ये सब कुछ कर्नल देख और सुन रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये सारा बखेड़ा सूरी का खड़ा किया हुआ है, तो वो सूरी को समझाने आता है कि औरतें पहले से ही कई सारी समस्याओं से जूझ रही हैं, उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनके रास्ते की कामयाबी का कांटा तो मत बनो। इस दौरान कर्नल की नजर सूरी की बाइक पर पड़ती है जो कि नई लग रही होती है। साथ ही सूरी ने पिछले दिन अकेले में ही सखी को एक सोने का हार भी देने की कोशिश की, जिस दौरान सूरी को सखी ने काफी अच्छा मजा चखाया था। आखिर ये सब सूरी के पास आया कैसे? फिर एक रात कर्नल सूरी को रंगे हाथों पकड़ लेता है, जो कि उनकी शूटिंग वाले गन चुराने आया है। इसी गन को दिखाकर सूरी ने एक बस में जा रहे यात्रियों को लूटा था और उन्हें पैसों से वो बाइक और हार वगैरह ले पाया। कर्नल ये पता लगाने के बाद अब सूरी को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है और उससे कहता है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अब उनकी सारी उम्मीदें सखी पर ही थी। वो सखी को डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप के लिए तैयार करने में लग जाते हैं। वो सखी को शांति से फोकस करते हुए स्थिरता के साथ निशाना लगाने को कहते हैं। साथ ही वो सखी को ये भी बताते हैं कि लक जैसा कुछ भी नहीं होता, हम अपनी किस्मत अपने आप बनाते हैं। इधर सूरी सखी और कर्नल के बारे में राजू के कान भर देता है। अब क्योंकि सखी उससे मिलने नहीं आ पाती तो वो खुद ही उसको देखने के लिए चला जाता है, जहां वो देखता है कि सखी कर्नल के पाँव में मालिश कर रही है। ये देखकर सखी और कर्नल के ऊपर उसे शक होने लगता है कि कहीं इन दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा, इसलिए वो सखी से अब दूर रहने लग जाता है। अब एक दिन सखी राजू को ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलता। जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब सखी को कर्नल के साथ हैदराबाद शूटिंग कंपटीशन के लिए जाना था। वो बिना राजू से मिले ही कर्नल के साथ चली जाती है, जिसे राजू दूर से ही जाते हुए देखता है और यहाँ पहुंचकर सखी अंजलि नाम के एक शूटर को देखती है, जो कि पिछले 4 सालों से लगातार ये कंपटीशन जीत रही है। यानी यहाँ से लेकर नेशनल तक सखी का मुकाबला उसी से था। पर जब सखी अंदर जाकर वहाँ का माहौल देखती है तो उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो घबरा कर ही बाहर आ जाती है। फिर उसको ऐसा देखकर कर्नल उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो डर महसूस हो रहा है उससे अपनी ताकत बनाओ और सब कुछ इग्नोर करके अपना लक्ष्य पर फोकस करो। उनके इस तरह समझाने से सखी को थोड़ा डर कम होता है। इसी बीच कर्नल सखी के पास वही कंचे देखता है जो कि राजू ने उसे बचपन में दिए थे। फिर वो इसके बारे में पूछता है कि ये क्या है। सखी इसे अपना गुड लक बताती है। अब कर्नल उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, इन कंचों पर नहीं, और जैसा कि तुम जानती हो हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ये समझाने के बाद वो सखी से उन कंचों को ले लेते हैं। इसके बाद वो फिर कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी इस परफॉर्मेंस को देखकर अंजलि सखी को कहती है कि फाइनल में मैं तुमसे पूरा हिसाब चुका लूंगी, और इसके लिए सखी भी तैयार होती है। फिर कर्नल सखी को मॉल घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। वो दोनों एक ही होटल में रुकते हैं। अब इस दौरान हम देख पाते हैं कि सखी को कर्नल पसंद आने लगे हैं और वो कर्नल के सामने काफी अच्छी तरह तैयार होकर डिनर करने भी आती है, लेकिन कर्नल उस पर ध्यान नहीं देते। इधर राजू का अपने नाटक की प्रैक्टिस में मन नहीं लगता, क्योंकि उसे हर जगह कर्नल और सखी साथ में दिखाई देते हैं। उसी वक्त वहां पर सखी आती है, जो कि राजू को पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे? जानते हो मैं कंपटीशन में जीत गई हूँ। राजू कहता है, मुझे थोड़ा काम था। अब वो कर्नल के साथ हैदराबाद से सीधा उसके पास आई है, इसलिए वो राजू को अपने साथ गांव लेकर जाती है, जहां सखी की इस जीत से सभी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। इसके बाद कर्नल सखी की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं, ताकि वो सखी को और अच्छे से फोकस करने के बारे में बता पाए। अब सखी जब उस लेडी डॉक्टर को कर्नल के साथ देखती है तो वो समझ जाती है कि कर्नल उसे पहले से ही जानते हैं, और डॉक्टर को कर्नल के करीब देखकर सखी उससे जलन महसूस करने लग जाती है। इसलिए वो डॉक्टर के सेशन को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। कर्नल भी समझ चुके हैं कि सखी उनके बारे में क्या सोच रही है, इसलिए वो सखी को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी उम्र 50 है और तुम्हारी 25। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, और तुम्हारे और मेरे बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता है। तुम मेरी इज्जत करती हो और तुमने इसे प्यार समझ लिया, तो एक काम करो, अपने माइंड को क्लियर करो और इन सब बातों को हटाकर अपने कंपटीशन पे लगाओ। यहाँ सखी उनकी बात समझने के बजाय हंसकर टाल ही देती है। इधर राजू को पता चलता है कि उसका प्ले देखने के लिए एक फेमस डायरेक्टर आ रहे हैं, जो कि अपनी फिल्म के लिए एक एक्टर की खोज में है। इसलिए उसे इस प्ले को अच्छे से परफॉर्म करना होगा ताकि उसे बड़ी फिल्मों में चांस मिल पाए, जिसे देखने के लिए कर्नल और सखी भी आए होते हैं। पहले तो राजू अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, पर जैसे ही वो सखी को देखता है तो वो फिर से भ्रमित हो जाता है और अपने डायलॉग्स को भूल जाता है। ये देखकर सखी उससे बात करने के लिए जाती है
तो उल्टा उसकी बात सुनने से पहले राजू उसे ही सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुमसे दूर रहने में मेरी भलाई थी, शायद इसलिए लोग तुम्हें बैड लक सखी बोलते हैं। ये सुनकर सखी का दिल टूट जाता है और वो उसके दिए हुए कंचों को वापस राजू के पास छोड़कर चली जाती है। अब जो बात राजू ने कही थी उससे सखी के मन पर बहुत ही गहरी चोट आती है, यहाँ तक कि वो अधूरे और आधे मन से स्टेट लेवल कंपटीशन में कर्नल के साथ हैदराबाद के लिए निकलती है। इधर राजू गलती से मेकअप करने के दौरान अपनी मूछ और मुकुट पर फेविकॉल लगा देता है, जिससे वो चिपक जाता है। उसी दिन जो डायरेक्टर राजू की परफॉर्मेंस देखने आता है वो राजू को अपनी फिल्म में रोल देने के लिए तैयार हो जाता है और उससे सखी ने ही कर्नल के जरिए राजू को मौका देने के लिए कहलवाया था। क्योंकि कर्नल इस फिल्म के प्रोड्यूसर का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए राजू अपने उसी गेटअप में सूरी से लिफ्ट लेकर हैदराबाद के लिए निकल पड़ता है। सूरी भी अब काफी सुधर चुका है। उधर कंपटीशन में सखी को उदास देखकर कर्नल पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कंपटीशन पर क्यों नहीं है। इस पर वो फूट फूट कर रोने के साथ कर्नल का हाथ पकड़ने जाती है, लेकिन कर्नल अपना हाथ उससे दूर कर देता है। सखी चाहती है कि कर्नल उसके प्यार को स्वीकार कर ले और उसे इमोशनल सपोर्ट दे, मगर कर्नल उसे फिर समझाता है कि ये गलत है, जिस पर सखी अब कर्नल से बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और उसे दिखा दिखा कर खराब परफॉर्मेंस देने लग जाती है। तभी वहां पर राजू आकर सखी से 1 मिनट के लिए बात करना चाहता है। वो सखी को उसके वही कंचे लौटाकर माफी मांगते हुए कहता है, आज तुम ना तो मेरे लिए जीतो और ना ही कर्नल के लिए, ना ही गांव के लिए। आज तुम अपने लिए जीतो और दिखा दो कि तुम भी कुछ हो। फिर सबको पता चल जाएगा जब एक लड़की कुछ करने की ठानती है तो वो उसको करके ही रहती है। इसी के साथ वो अपना डायलॉग भी मारता है कि पूरे मन से निशाना लगाओ, जीत तुम्हारी होगी। सखी काफी अच्छे से निशाना लगाती है और सभी बाहर हो जाते हैं। आखिर में सखी के साथ अंजलि ही बचती है, जिन्हें अब सिर्फ 2 निशाने लगाने होते हैं। उनमें से एक पर तो सही लग जाता है, लेकिन अगला लगाने से पहले वो राजू के दिए हुए उन कंचों को वहीं छोड़ देती है, क्योंकि उसके कोच ने कहा था गुड लक या बैड लक कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अपने किस्मत आदमी खुद बनाता है। कंचों को फेंकने के बाद वो आखिरी निशाना एकदम टारगेट पे लगाकर इस कंपटीशन को जीत जाती है, यानी कि अब वो नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जिसके कुछ दिनों के बाद सखी की राजू से शादी ही होने वाली है और कोई अनहोनी ना हो इसीलिए राजू को सूरी घोड़े से नहीं बल्कि ऑटो से लेकर आता है, क्योंकि इस बार भी घोड़ा पटाखों की आवाज से भाग जाता है। जाहिर है इस पर राजू की जगह कोई और ही बैठा होगा और उसकी शादी को दिखाने के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।